मैंने आज तक किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को या फिर किसी भी बड़े एक्टर को, किसी भी बड़े स्पोर्ट पर्सन को इतना ट्रोल होते हुए नहीं देखा जितना हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को किया जा रहा है। और भाई किया भी क्यों ना जाए, स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी दे दिया। रिसेंटली जीएसटी काउंसिलिंग की एक मीटिंग हुई है और उसमें निर्मला सीतारमण ने कुछ जीएसटी को लेकर बात कही है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप आज की डेट में थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, अगर आप नॉर्मल पॉपकॉर्न की डिमांड करते हैं तो वहां पर आपको 5% जीएसटी देना होगा। अगर आप पैक्ड पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो वहां पर आपको 12% जीएसटी देना होगा। और इनकेस अगर आप कैरेमल पॉपकॉर्न खरीदते हैं तो वहां पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो टैक्सेशन सिस्टम है, मतलब ये क्या ही लॉजिक है यार कि एक टाइप के प्रोडक्ट पर इतने वैरायटी ऑफ टैक्सेस। देश में ऐसे कितने सामान डेली बेसिस पे बिकते हैं, कितने टाइप का टैक्स लगाओगे आप? और क्या ये टैक्स एक आम आदमी को समझ में आएगा? एक आम आदमी जब सुबह ऑफिस के लिए निकलता है तो सबसे पहले वो ट्रैफिक में पिसता है। इसके बाद वो ट्रैफिक से जैसे भी करके ऑफिस पहुंचे, वहां उसका बॉस उसे पीसता है। फिर जब वो वापस शाम को घर पे आता है, फिर घर की कहानी अलग चलती है। तो इन सारी चीजों के बीच में वो ये समझे कि भाई मुझे कमाई कैसे बढ़ानी है, मुझे अपने इनकम सोर्सेज कैसे बढ़ाने, या फिर ये टैक्सेशन सिस्टम ध्यान रखे। मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए यार कि एक सिंगल प्रोडक्ट पर इतने टाइप के टैक्स कि आम आदमी इस चीज का हिसाब किताब भी कैसे रख पाए। आप खुद से ये बात सोचिए कि एक आम आदमी आईटीआर जब भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न जब भरता है, उसके लिए भी उसने सीए रख रखा है। मतलब सीए को पैसे देने पड़ते हैं जब जाके इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है, क्योंकि आपने उस सिस्टम को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। एक आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें इतने सारे ऑप्शंस आपने घुसेड़ दिए हैं, जो इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स उसमें घुसेड़ दिए कि वो एक सीए से भरवाना पड़ रहा है। इनकम इतनी नहीं है लेकिन सीए उसके चार्जेस फुल ले रहा है। खैर वो उसका प्रोफेशन है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को बहुत ही सिंपल बना दो, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कहीं भी नहीं है। हर देश की इकोनॉमी में कहीं भी इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। अब आप मुझे एक चीज भी समझो कि आप बार बार ये बोलते हो कि भाई बहुत पुराना सिस्टम है, ठीक है, धीरे धीरे सुधार रहे हैं। अब पता नहीं कब से सुधर रहा है, वो बहुत पुराना इनकम टैक्स का सिस्टम है, कब सुधरेगा कुछ नहीं आइडिया। लेकिन जीएसटी की बात करें तो जीएसटी अभी 2017 में इंप्लीमेंट हुआ था, तो भाई जीएसटी क्यों नहीं सुधारा गया अभी तक? मतलब जीएसटी को जो नई चीज आई है उसको आप क्या आंसर दोगे सुधारने के लिए? उसमें तो अभी भी वही चीजें चल रही हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है भाई, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए तो क्या 1 नेशन 1 टैक्सेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए? क्या जीएसटी में इतनी वेरिएशन जो है, क्या उसकी जरूरत है? अगर आपको 5% लगाना तो सब पे 5% लगा दो, अगर आपको 18% लगाना तो सब पे 18% लगा दो। इतना ज्यादा सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की क्या जरूरत है? अगर आपको और भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप एवरेज निकालो, 12% लगा दो सारे टैक्सेस पे। कम से कम एक आम आदमी की नजर में ये तो रहेगा कि भाई मुझे इतना परसेंट सिर्फ टैक्स देना है। अब वो ये हिसाब किताब कहां से कैलकुलेट करे कि भाई इतने अगर मैं ये लूंगा तो ये टैक्स लगेगा, अगर मैं ये लूंगा, अगर इसमें थोड़ा नमक मिर्च डलवा दूंगा तो फिर ये टैक्स लगेगा। इतना ज्यादा वो लाइफ में फ्री नहीं है, उसके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आपको नहीं लगता कि टैक्सेशन सिस्टम एक सिंगल होना चाहिए, एक ही टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होना चाहिए? सिर्फ एक ही तरीके का टैक्स हर एक प्रोडक्ट पे होना चाहिए ताकि हर किसी को सिंपल सा समझ में आ जाए कि भाई मुझे इतना परसेंट टैक्स जो है इस प्रोडक्ट पे देना है। अब आप ही देखिए कि अगर सिंपल सी बात है, अगर आप एक नॉर्मल तरीके के पॉपकॉर्न खरीद रहे हो तो भाई 5% जीएसटी आप ले रहे हो। अगर आप उस पॉपकॉर्न में थोड़ा सा मिठास डाल रहे हो, कैरेमल डाल रहे हो, तो भाई वो मिठाई की कैटेगरी में आ गया और अब यहाँ पर आपका जीएसटी 18% लगेगा। कोई लॉजिक है इस बात में? कोई सेंस वाली बात है इस बात में कि भाई अगर मीठा खा रहा है आदमी तो 18% जीएसटी, अगर नमकीन खा रहा है आदमी तो 12% या फिर 5% जीएसटी। चलो हम एक चीज मान लेते हैं, आपने कहा कि भाई जीएसटी सिस्टम है, ठीक है। जीएसटी सिस्टम क्यों है कि भाई अगर कोई कमाई कर रहा है, अपनी इनकम कर रहा है, तो उस बेस पर आप वहां पर टैक्स लेते हो। हम इस चीज को मान रहे हैं और वो टैक्स हमें देना ही चाहिए, क्योंकि जब सरकार के पास पैसा आएगा तभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों पर खर्च करेगी। ठीक है, ये हमने मान लिया कि जहां जहां हमारी कमाई हो रही है वहां हमें जीएसटी, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न सब कुछ देना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया इस बात को, हम एग्री करते हैं इस बात को। लेकिन जब एक स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरता है तो वहां पर 18% जीएसटी क्यों? वहां कौन सी कमाई हो रही है उसकी? अगर एक आदमी अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, वहां पर 18% जीएसटी क्यों?
भैया वहां तो वो अपनी वो हेल्थ की सिक्योरिटी ले रहा है, उसमें कौन सी कमाई हो रही है? स्कूल की कोई फीस जमा कर रहा है, वहां पर 18% जीएसटी, वहां कौन सी कमाई हो रही है? तो ये चीज समझनी चाहिए आपको। जब कोई स्टूडेंट किसी एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा तब भी आप 18% जीएसटी ले लो। चलो ठीक है, आपने 18% जीएसटी ले लिया, कोई बात नहीं, चलो इनकम तो नहीं हो रही है, फिर भी स्टूडेंट ने जैसे तैसे करके 18% जीएसटी ले दिया। लेकिन आए दिन फिर उसमें धांधलेबाजी होती है, एग्जाम्स कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपका एग्जाम कैंसिल हो जाता है किसी भी कारण से, तो क्या आप वो 18% जीएसटी उन स्टूडेंट्स को रिटर्न करते हो? जो अभी हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ है, क्या एक भी स्टूडेंट को उसका 18% रिटर्न जीएसटी मिला है? नहीं मिला ना। तो लॉजिक क्या है भाई? मतलब आप खुद से बैठ के एक बार दिमाग लगा के सोचो कि लॉजिक क्या है। आप 18% जीएसटी ले रहे हो, ठीक है, जब आपकी कोई गलती हुई है, किसी भी कारण से एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो फिर कम से कम उस पैसे को रिटर्न तो दो आप। उसने तो अपनी जेब से ही भरा है ना ये। देखिए, मैं किसी टैक्सेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, ना मैं इनकम टैक्स के खिलाफ हूं, ना मैं जीएसटी के खिलाफ हूं। लेकिन ये जो चीज हो रही है, क्या ये गलत नहीं है? और जब ये चीज गलत है तो इसके लिए आवाज तो उठाना जरूरी है ना। अभी हम बात कर लेते हैं टोल प्लाजा की। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे देश में लगभग 900 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं। सरकार का ये टारगेट है साल की, इस बार टोल से लगभग 75,000 करोड़ की कमाई करनी है। यानी एक टोल प्लाजा से लगभग 83 करोड़ की कमाई करनी है। भाई आप एक चीज सोचो, आप हमसे टैक्स ले रहे हो, हमसे टोल ले रहे हो, लेकिन रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? अभी आपको जयपुर का इंसिडेंट याद है? आपको याद है वो गाड़ी का एक क्लिप वायरल हुआ है, गाड़ी यूं 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 चल रही है। आप सोचो कि वो हाईवे है और उस पर गाड़ी यूं चल रही है। अगर उसमें कोई बच्चा होता तो उसके मरने के कितने % चांसेस थे? क्या उसकी कोई गारंटी दे सकता है? अभी आपको जस्ट एक हाईवे का और वीडियो वायरल हुआ है जहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं। भाई ये हाईवे का हाल है जहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं। आप खुद सोचो, आप हमसे टैक्स ले रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हमारी मेहनत की कमाई आप ले लो, लेकिन जिस चीज के लिए ले रहे हो कम से कम उसको तो हमें रिटर्न दो। वो भी रिटर्न हमें क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्या इसके अगेंस्ट भी हमें आवाज उठानी पड़ेगी? मतलब हम अपना हक मांग रहे हैं, तो हक मांगने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है। आप जिस चीज के लिए टैक्स ले रहे हो कम से कम उस चीज को रिटर्न में तो दो। मतलब अगर आप हाईवे के लिए पैसा ले भी रहे हो तो भैया हाईवे तो ढंग से करके दो। आदमी क्यों पैसा दे रहा है, क्यों टैक्स दे रहा है? मरने के लिए दे रहा है क्या? अभी आप देखेंगे कि एक नया टैक्सेशन सिस्टम आया, एक नया टैक्स आया है जो यूज्ड कार पे लगाया जा रहा है। यानी पुरानी कारों पे भी अब आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको? डीलर अपनी जेब से देगा? डीलर अपनी जेब से देगा 18%? वो किससे लेगा? मिडिल क्लास से लेगा भाई। क्योंकि एक यूज्ड कार कौन खरीदता है? मिडिल क्लास आदमी तो खरीदता है। क्या अंबानी अडानी पुरानी कार खरीदेंगे, यूज्ड कार खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। एक मिडिल क्लास आदमी ही यूज्ड कार खरीदेगा और 18% जीएसटी उसकी जेब से जाएगा जब वो खरीदेगा कार तब। मतलब एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी की सैलरी का पूरे साल में 10% इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। 15% खाने पीने की चीजों पे बढ़ गया, महंगाई 10% से बढ़ रही है, इसके बाद आपका हेल्थ जो है वो 15% से बढ़ रहा है। तो मतलब क्या बचेगा? क्या उसे लग रहा है कि वो जी पाएगा? चलो आपका मिनिमम हमने मान लिया कि भाई 6% आपने जो महंगाई दर डिसाइड करके 6% मान लिया, 10% उसकी साल की इंक्रीमेंट हुआ है, बचा उसका 4%। और 4% भी वो आपने जीएसटी फलाना ढुमका ये लगा के ले लिया उससे। भैया उसके पास बचा क्या? वो तो पूरे साल में घूम के अपना वहीं पे आ गया ना फिर से। उसके पास बचा क्या? उसके पास एक्स्ट्रा क्या बचा? कुछ नहीं बचा। और अब जो बोल रहा हूं मैं, मेरी बात पे आप गौर करना कि आप एक काम करो भाई, एक प्लेन पेपर लो और उस पर यह लिखो कि मिडिल क्लास को किस तरीके से पूरा टैक्स पे चूस देना है, उसको जीने नहीं देना, पूरा का पूरा उस पर इस तरीके से टैक्स लगाना है कि उसे निचोड़ लेना है। इस तरीके से लिखो आप और फिर उसको फॉलो करो। खुद सोचो कि जब एक आम आदमी अपना नई कार खरीदेगा तो नई कार वालों को तो आपने वैसे ही निचोड़ रखा है भाई। सबसे पहले वो नई कार खरीदेगा तो जीएसटी देगा, उस पर इंश्योरेंस कराएगा तो इंश्योरेंस पे जीएसटी देगा, इसके बाद जब वो गाड़ी शोरूम से बाहर निकलेगी, जब पेट्रोल भराएगा तो जीएसटी देगा, इसके बाद जब वो उसकी सर्विस कराएगा, मेंटेनेंस कराएगा तो जीएसटी देगा। तो नई कार वालों को तो वैसे ही चूस रखा है। अब आप इसके बाद अगर आम आदमी अपने पैसे बचा के अपनी फैमिली के सेफ्टी के लिए 4 पहियों पे चलना भी चाह रहा है तो उससे भी निचोड़ दो, उससे भी मत छोड़ो। बड़ी सोच के हैरानी होती है कि आखिर जो भी इन चीजों को डिसाइड करता है वो आखिर किस मतलब ना क्या दिमाग लेकर डिसाइड करता है। सोचने वाली बात है ये। यूज्ड कार पे टैक्स लेंगे जी, यूज्ड कार पे टैक्स लगेगा। और बहुत से लोग कह रहे होंगे कि भाई
कोई दिक्कत नहीं है, डीलर की जेब से पड़ेगा। अरे भैया सोचो, कहाँ डीलर से की जेब पे पड़ जाएगा ये चीज। अगर डीलर एक गाड़ी पे 1 लाख रुपए बचा रहा है, 18% जीएसटी लगा के 18,000 रुपए उसको सरकार को देना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि डीलर अपनी जेब से देगा? किसे देगा? वो क्लाइंट की जेब पे डालेगा। जहां गाड़ी 1 लाख की पड़ रही थी वहां 1,18,000 की पड़ेगी। कौन ये ऐसे टैक्सेशन सिस्टम डिसाइड करता है? ये सारी चीजों में मिडिल क्लास आदमी ही पिसता है और कोई नहीं पिसेगा। सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास आदमी पिसेगा और पिस रहा है। आप सुनते होंगे ना, क्या लगता है आपको, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, फर्म होती है, आपने सुना होगा 0 टैक्स दिया उन्होंने, टैक्स बचा लिया। भैया उनके पास तरीके हैं, लीगल तरीके हैं टैक्स बचाने के, लेकिन ये जो छोटा छोटा टैक्स लगा रहे हो, जो आपने ये 18C 18D दे दिया है, क्या इसमें टुड़की टुड़की करके टैक्स बचाएगा आम आदमी? नहीं बचा पाएगा। वो हर चीज में टैक्स आप दे रहे हो। देखो एक बात आपको बहुत ही क्लियर बता दूं कि अगर आप मिडिल क्लास आदमी हो तो भाई सरकार ने पूरी व्यवस्था टाइट कर रखी है कि आपको कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा, चूस लिया जाएगा, आपको काटा जाएगा अच्छे से, आपको कहीं भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। हर जगह आपको टैक्स में घसीट लिया जाएगा। आप पुरानी कार खरीदने जा रहे थे, अच्छा यहाँ टैक्स बचा रहे थे, टैक्स लगाओ यहाँ पर। ओहो, सिनेमा देखने जा रहे हो, पॉपकॉर्न खाओगे, टैक्स लगाओ यहाँ पर। अगर आप मिडिल क्लास हो, मेरी तरह हो, भाई मैं भी मिडिल क्लास ही हूँ, मैं कौन सा कहीं बहुत बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास भी कोई ज्यादा है नहीं, मैं खुद में से मिडिल क्लास हूँ, तो भैया मिडिल क्लास अगर हम हैं तो हमें काटा जाएगा। आप खुद सोचो कि अभी वो एक और टैक्स है रोटी पे जो लगा है, मतलब अगर आप गोल रोटी खाओगे आप सिंपल बिना घी की चुपड़ी, तो भैया उसमें 5% टैक्स है। और अगर आप पराठा खाओगे 3 कोने वाला जिसमें तेल वेल लगा के पराठा बना दिया गया, तो भैया उस पर जो है वो 12%, आई थिंक 18% टैक्स है। यार रोटी पे टैक्स लग रहा है यार, मतलब 5% 18%। भैया क्योंकि पराठा जो खाएगा वो अमीर आदमी होगा, तो वहां पर 18% टैक्स है। और अगर आप रोटी खाते हो सूखी, तो भैया फिर यहाँ पर आपका 5% टैक्स है। यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी एक साजिश है कि जिसे मिडिल क्लास आदमी कभी समझ नहीं पाएगा। वो क्या करे बेचारा, वो सुबह निकले, ऑफिस जाए, काम धंधा देखे, अपना सोचे कि इनकम कैसे बढ़ानी, या फिर टैक्स पे ध्यान दे। कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है कि ये पूरी एक साजिश है, ये पूरी साजिश रची जा रही है, और इसे मिडिल क्लास आदमी गलती से भी समझ ना पाए, इसे समझने की कोशिश भी ना कर ले। और अगर समझने की कोशिश करे तो उसे ऐसा उलझा दो उसे कि उसे समझ ही ना आए। ये जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम है, इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भैया आम आदमी को समझ ना आ पाए, क्योंकि अगर आम आदमी को समझ में आ गया तो फिर वो हमसे सवाल जवाब करेगा, समझ जाएगा चीजों को, और जब समझ जाएगा तो हमें फिर टैक्स घटाना पड़ेगा। इसलिए ऐसा एक सिस्टम बनाओ, इतने वेरिएशंस डालो, इतने ज्यादा टैक्सेस में से उलझा दो कि उसे समझ ही ना आए, वो बेवकूफ बना रहे, वो उलझा रहे उन्हीं चीजों में। अगर किसी चीज में 1000 रुपए एक आम आदमी ने खर्च करे, तो भैया अगर उसने 100-150 रुपए वहां टैक्सेशन से निकाली तो कौन सी बड़ी बात है? आपको लगता है इसका जो प्राइस था भाई वो 1100 1150 होगा, लेकिन नहीं, उसका प्राइस सिर्फ 1000 रुपए था, 150 रुपए आप टैक्स के देके आए हो। सरकार तो चाहती है कि जनता बिल्कुल भी एजुकेट ना हो। जितने अनपढ़ होंगे, जितने गरीब होंगे, जितनी चीजें समझ नहीं आएंगी, जितनी चीजें हम डिफिकल्ट बना देंगे, उतनी तो हमारी कमाई होगी। अगर ये समझ जाएंगे कल को तो हम पे सवाल उठाएंगे। हमें मजबूरन टैक्सेशन सिस्टम को कम करना पड़ेगा, टैक्सेस हटाने पड़ेंगे। तो जितना ज्यादा इन्हें उलझा के रहो उतना बढ़िया है। क्या करा था अंग्रेजों ने? ये तो करा था। अरे भैया हम मैं पर्सनली किसी भी टैक्सेशन सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूं। ये बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है, और टैक्स अगर लेगी गवर्नमेंट तभी तो हमारे बाकी एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, देश के डेवलपमेंट में पैसा आएगा और वो खर्च होगा। बट मेरा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि भैया उस पैसे को ले रहे हो आप, अच्छी चीज है, हम अपनी कड़ी मेहनत करके आपको उस पैसे को दे रहे हैं टैक्स के रूप में, तो भैया उसका सही इस्तेमाल तो करो, वो चीज हमें रिटर्न तो दो। दुख इसलिए होता है कि यार वो चीज भी नहीं मिल रही। आप मुझे एक चीज बताओ, बहुत एक सिंपल सी मैं आपसे चीज पूछ रहा हूं। एक आम आदमी घर से निकलता है, हम एक एवरेज सैलरी मानते हैं, जैसे 30 से 35 हजार की सैलरी मानते हैं। एक आम आदमी घर से निकल रहा है और 35,000 रुपए कमा रहा है। भाई अगर देश के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर देश का टैक्सेशन सिस्टम अच्छा है और उस पैसे को सही जगह खर्च किया जा रहा है, हेल्थ पर अच्छे से खर्च किया जा रहा है, एजुकेशन पे अच्छे से खर्च किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे से खर्च किया जा रहा है,
तो क्या एक आम आदमी को इतना जो वो बर्डन लेके घूम रहा है, जो इतना दिमाग में लेके घूम रहा है कि भाई बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेडिकल में अगर कुछ आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई तो कैसे होगा, क्या मेरे पास हुआ, वो सोचने की उसे जरूरत है। अगर उसको अच्छी एक हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, कम पैसों में बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, उसे एजुकेशन बहुत अच्छा मिल जाए उसे अपने बच्चों के लिए बहुत ही कम पैसों में, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बहुत अच्छा हो जाए, वो कहीं सड़क पे जा रहा है तो वो श्योरिटी है कि भाई वो मरेगा नहीं, अच्छी चीजें हो, तो क्या उसे इतनी टेंशन लेने की जरूरत है अपनी जिंदगी में? नहीं लेगा भाई। वो बहुत अपनी लाइफ को बहुत पीसफुली जिएगा। क्यों वो भाग दौड़ करेगा? क्यों इतना यहां मार वहां दुनिया भर की चीजें वो करेगा? मेन कंसर्न ये है कि आप जो ले रहे हो उसके बदले में रिटर्न नहीं दे रहे हो। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन पॉइंट। मुझे किसी भी गवर्नमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टैक्सेशन सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है, किसी जीएसटी से कोई दिक्कत नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट जो भी आप टैक्स ले रहे हो उसका रिटर्न पब्लिक को, मिडिल क्लास को, इवन मुझे नहीं मिल रहा है। दैट इज द मेन पॉइंट। अगर आप अमेरिका का कल्चर देखोगे तो वहां पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है रोड टैक्स के नाम पर, और सारी पब्लिक टैक्स देती है, कोई बचाता नहीं है, सब टैक्स देते हैं। लेकिन उसके बदले में उन्हें ऐसा रोड मिलता है कि भाई चद्दर बिछा के आप सो जाओ, आपको आपके बदन में ना एक छोटा सा दाना नहीं चुभ सकता कंकड़ का। चद्दर तो छोड़ो, आप ऐसे ही सो जाओ। बट हम जो यहाँ पर टैक्स देते हैं उसके रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? हाईवे यूं सड़कें मिल रही है हमें। ये हाईवे का हाल है, खड्डे जहां हो रहे हैं। अरे भैया हाईवे तो छोड़ो, जब हाईवे का ये हाल है तो गली मोहल्ले की सड़कों का क्या होगा? वहां जो कॉन्ट्रैक्टर बैठा है वो तो सारा का सारा अपना लपेट रहा है अंदर। वहां क्या मिल रहा है हमें? कुछ नहीं मिल रहा। और कोई जजमेंट करने वाला नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है। मतलब ये है कि हर तरीके से मिडिल क्लास को स्लाइसेस बना दो, उसके काट लो से पूरा, चूस लो से पूरा, कहां कहां टैक्स घुसेड़ दो, मतलब खत्म। आप सोचो ना कि जब हम आरटीओ में अपनी गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, आरटीओ जो हमसे टैक्स लेता है किस लिए लेता है? वो रोड अच्छे, मतलब अच्छा हो रोड। और रोडों की हालत ऐसी है, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी फिर भी ठीक है चीजें, लेकिन काफी रोड ऐसे हैं कि उनकी हालत ऐसी है भाई कि जहां जो टायर है वो 3 साल चलना चाहिए था, वहां 1 साल में खत्म हो रहा है। और देखो हैरानी की बात यह है कि जब आप नया टायर लेने जा रहे हो तब फिर से आपको 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। मतलब आपने आरटीओ में जो पैसे दिए रोड को सही करने के लिए वो तो आपने दे दिए, रोड वहां सही नहीं हुआ, आपने गाड़ी चलाई, जो चीज 3 साल तक चलती थी वो 1 साल में खत्म हो गई, और जब उसे खरीदने जा रहे हो आप फिर से 18% जीएसटी। ये एक दर्द है जो अंदर से निकल रहा है। अगर आप मेरी बात में एग्री करते हो ना तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखना एग्री, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये एक सच में दर्द है यार जो निकल रहा है, हंसने की बात नहीं है। आप एक बार फिर से बात बोलूंगा जो मैंने पहले अभी बोली, कि आप खुद से सोचो कि अगर जो सरकार इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर रही है, इनको जिन चीजों के लिए टैक्स ले रही है, अगर उन चीजों में ये खर्च करे, ईमानदारी से खर्च करे, और मैं कह रहा हूं अगर 60% भी उसका ईमानदारी से खर्च कर दे, तो एक आम आदमी को जो टेंशन है ना वो बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, उसका जीवन बहुत ही स्मूथ चल सकता है। तो भाई सब जने कमेंट सेक्शन में लिखो एग्री, वीडियो को करो ज्यादा से ज्यादा शेयर, और मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि एक जीएसटी पे कंप्लीट एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारे टैक्सेशन को बहुत अच्छे से समझाऊं, सारे पर्टिकुलर एकदम खोल के डिस्क्राइब करूं सारे टैक्सेस को, और फिर चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि यार ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो वेट करना अगली वीडियो का, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करना शेयर। सच बोल रहा हूं, ये दुख है मिडिल क्लास का जो आज निकल रहा है।